अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बात ध्यान समझो, इतना तो पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिवर्स का क्या है, एटम। जहां तक हम लोग को अभी फिलहाल पता है, तो सबसे छोटा चीज क्या हो गया, एटम। तो स्टार्टिंग में तो पता था कि एटम ही मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल है। लेकिन बाद में ये पता चला कि फर्दर एटम को डिवाइड किया जा सकता है, और एटम को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, ये बात सही है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला एटम स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उनसे छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहीं ऐसे खाली ऐसे इलेक्ट्रॉन, कहीं खाली प्रोटॉन, कहीं इन्वायरमेंट में, नेचर में कहीं न्यूट्रॉन, ऐसे मिलने वाला नहीं है। हाँ, नेसेंट फॉर्म में ऐसे खाली ऐसे कोई एटम मिल जाएगा, जैसे कि अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो कोई एगो एटम मिल गया, कोई एगो नोबेल एलिमेंट का एगो एटम मिल गया, तो ऐसे एटम मिल सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली, है ना, एटम मिल सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। खैर, डिवाइड हो रहा है फर्दर स्मॉलर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये सब लास्ट क्लास का बात है। जब कोई भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, बात समझ में आ रहा है, और अगर वो न्यूट्रल है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और अगर मास नंबर की बात करें तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड कर दो तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम में कितना मास नंबर है पता चल जाएगा। या मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा लो तो किसी भी एलिमेंट के एटम में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, टोटल न्यूट्रॉन का नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। खैर, ये तो हो गया पिछला बात, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। अब ये भी देखे थे कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को कैसे ऑर्बिट में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार थोड़ा सा हम बात भी किए थे मेटल एंड नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पता करने में। नहीं तो किसी भी एलिमेंट के एटम में, एटम का इलेक्ट्रॉन्स वो ऑर्बिट में कैसे, सेल में कैसे अरेंज्ड है, वो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से बात समझो, अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का सब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इतना तो बेसिक बात पता ही है हम लोग को कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या करता है कि चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, स्पिन भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। यही होता है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब का सब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। हम लोग पढ़े थे लोग कि वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो स्टेबल होने के लिए एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा, कोई भी बॉन्ड बनाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करके, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या फिर अपना नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, मतलब आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बनाए, उस हिसाब से वो एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। यही होता है ना। अब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करने में स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया वो यूज हो गया, जो बच गया वही हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम की बात करेंगे तो मजबूरी में अपने आप को स्टेबल करने के लिए 11, लास्ट में एगो है तो एगो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो जो एगो इलेक्ट्रॉन हो गया, बाकी सब तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, स्टेबल ऑक्टेट पूरा, जो एगो बच गया वो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहा है। तो अब कोई भी एलिमेंट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन हरकत करके क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अब उस इफेक्ट से रिलेटेड फेनोमेना को हम लोग फिजिक्स में पढ़ना है। बात समझ रहा है। तो यहाँ पे अब चाहे हम लोग
इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन कवर करे, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब करंट वाला पोर्शन पढ़े, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े, वोटेवर ये सब फेनोमेना, तब ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के हरकत पे। मतलब अब जो कुछ भी अब हम लोग गेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ करके कोई कोई फेनोमेना को प्रेजेंस करता है, ये बात समझ में आ रहा है। तो अभी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रहा था, अभी बेसिकली हम कुछ बेसिक बात ही बता रहे थे जो ऑफ कोर्स हमको पता है कि तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए लोग, तो इनफैक्ट हम ही पढ़ाए हैं नहीं। तो अब वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से बात समझो। अब वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अगर रेस्ट में है, क्या रेस्ट में है, तो वो अगर कहीं पे चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज के बारे में बताएंगे अभी थोड़ा सा, अब चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। अब अगर अभी पार्टिकल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में और चार्ज में अंतर है। बहुत जगह लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो लोग समझता है कि नेगेटिव चार्ज, अब प्रोटॉन कहने पर लोग समझता है पॉजिटिव चार्ज, बात समझ रहा है। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है और चार्ज अलग चीज़ है। हम डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रेजेंट है, हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेट में है, मूव नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, तो हम उस कंडीशन को, इलेक्ट्रॉन के उस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब रेस्ट कंडीशन में स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब वो हिल हुल नहीं रहा है, आराम से नहीं, फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मूव करना, फ्लो करना। थर्मोडायनेमिक, हीट में पढ़ते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट का एक जगह पर रहना नहीं, हीट का एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करना। जो बेसिकली बात ये है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट तो एनर्जी फ्लो करता है, तो एनर्जी के फ्लो को, हीट एनर्जी के फ्लो को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक। बात समझ रहा है। तो अगर कहीं भी डायनेमिक आ जाए तो समझ जाओ कि किसी भी चीज के रेस्ट स्टेट के बारे में नहीं, हम मोशन स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक बोल रहे हैं मतलब समझ जाओ कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेट में नहीं, कौन से स्टेट में है, मोशन के स्टेट में है। अब इतना तुम लोग को भी पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दो तरीके से मोशन कर सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और दूसरा चेंजिंग वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी तो समझ में आ रहा है, और चेंजिंग वेलोसिटी को इन्हें बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम में जो चेंज होता है उसी को ना बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसी को ना बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन दो तरीका से डायनेमिक स्टेट में हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए, मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है, और दूसरा एक्सेलरेट करते हुए जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग बात यही है कि जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक नेचर के बारे में हमको पता चलेगा, है ना। करंट बेसिकली हम वहीं पे पढ़ते हैं, ये बात समझ आ रहा है। कब, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है, जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो वहां पे मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी और मैग्नेटिक, एक ही इलेक्ट्रॉन के चलते ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, जो कि अभी हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो पढ़वे करेंगे, और इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो अभी तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी चला तो ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है, हम डायनेमिक वाला में है। और वहीं जब एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, यानी अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन डायनेमिक स्टेट में हो, और डायनेमिक में भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं, क्या एक्सेलरेट करते हुए चले। समझ में आ रहा है ना? तब वहाँ उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। अभी इतना बात लिख लीजिए। अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं बोले, कुछ बोले हैं क्या अभी हम? अब कुछ नहीं, अभी शुरू किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में, ठीक है। ये तो सब बेसिक बात है, वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, अब कुछ उसके बेसिक से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स, पता है। एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, पता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रीजन में रहते हैं। तो चक्कर उक्कर घूमना उमना नहीं, आराम से बैठे हुए हैं न्यूक्लियर रीजन में। और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में ऑर्बिट में प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं सेल, KLMN, यही सब सेल होता है ना। बाकी फर्दर आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में भी, ऑर्बिट के बाद मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेक बॉन्ड। अब उन सब इलेक्ट्रॉन, इतना तो पता है कि बाकी सब मतलब सिर्फ एने होने वाला, खुदने फंसने वाला काम इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन ये सब काम नहीं करेगा। अब उस सब इलेक्ट्रॉन में से भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते मतलब स्टेबल रहता है, कैसे भी करो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मेक बॉन्ड्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एटम। मजबूरी है, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया। while in some atoms of the element only some of their electron are free, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट का एटम है जिसका कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है वो क्या होता है कि फ्री होता है, मैंने बॉन्ड बनाने में बिजी नहीं है, फ्री है एकदम, कोनो टेंशन उनसा नहीं है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फेनोमेना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते बहुत सारा कथा कहानी एने ओने होने जा रहा है। तो वो सब जितना भी फेनोमेना के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे लोग, वो सब फेनोमेना उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही होता है, ठीक है। कोई भी एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते ही अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और इनफैक्ट वो फ्री इलेक्ट्रॉन के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन के स्टेट के बारे में, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़े? इलेक्ट्रॉन दो स्टेट में रह सकता है, क्या क्या? या तो रेस्ट और या तो मोशन, यही रहेगा ना। या तो ये रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, ठीक है। अब अगर साइंस के ब्रांच के में बात करें, जो टॉपिक जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेस्ट स्टेट के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ इलेक्ट्रोस्टैट। और जहाँ पे मोशन के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रो डायनेमिक, ठीक है। हम अभी बताए हैं डायनेमिक के बारे में, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है? इलेक्ट्रॉन आर इन रेस्ट स्टेट, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन। बोलो, अब इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ ही गया तो मोशन में दो तरीके से होगा, अभी बात किया है। एक जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब, और एक चेंजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा तब। तो मोशन में है तो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यही है ना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और एगो विथ चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को चेंज करते हुए आगे बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब एक एक्सेलरेशन में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये अपने आसपास में क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, तो ये
जनरेट, प्रोड्यूस ज्यादा बेटर लग रहा है, तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इसको पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं इसी को हम लोग पढ़ेंगे लोग किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, और इसको पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसको उतार लो। तो अब हम लोग, हालांकि हम लोग को सीधे पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस चाहिए, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस पकड़ते हुए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अगले के चैप्टर में मैग्नेट आ ही जाएगा। ठीक है, उतार लो इसको।